फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूनिट 1 का इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है, हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स विथ नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड, यानी कि इसमें इस इलस्ट्रेशन में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात कर रहा है, वो भी नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। उसमें डिविडेंड तो मिलेगा लेकिन वो एक्यूमुलेट नहीं होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिल्वर लिमिटेड इशूड इरिडीमेबल, ध्यान से पढ़ना, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है विथ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एंड प्रीमियम ऑफ ₹90। दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट द रेट 8% per annum. However, dividend is paid only when Silver Limited declare on equity shares. Analyze the nature of instrument. हमें ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है 8% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका नेचर हमें बताने के लिए बोल रहा है कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है। तो हम इसे कंसिडर देखेंगे क्या है ये। देखो, सिल्वर लिमिटेड अपना जब बैलेंस शीट बनाएगा तो ये 8% प्रेफरेंस शेयर्स जो है उससे कैसे दिखाएगा। ये तो पता है कि ये लायबिलिटी साइड में दिखाएगा, ठीक है। ये 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम 90 रुपीज़ का है। ये लायबिलिटी साइड में तो दिखाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें पता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या तो फाइनेंशियल एसेट्स होता है या फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होता है या इक्विटी होगा। जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैंने बताया था कि फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में तो पहले अर्लियर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इक्विटी के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो फाइनेंशियल एसेट्स तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिल्वर लिमिटेड ने 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, यानी कि ये सिल्वर लिमिटेड इशूअर है। तो इसके लिए तो ये हमेशा लायबिलिटी साइड में ही होगा, लेकिन लायबिलिटी साइड में भी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या इक्विटी होगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो क्वेश्चंस में क्या बोला था, ये सिल्वर लिमिटेड, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये इरिडीमेबल है, यानी कि सिल्वर लिमिटेड भी बॉन्ड नहीं है कि कभी भी एट द एंड ऑफ कुछ समय के बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने के लिए ये सिल्वर लिमिटेड बॉन्ड नहीं है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होगा ये कंपनी को, सिल्वर लिमिटेड को ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता है कि आप हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो आप हमें वापस करो, क्योंकि ये इरिडीमेबल है। हाँ, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि डिविडेंड तभी पे किया जाएगा जब सिल्वर लिमिटेड इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। अब हमें पता है कि सिल्वर लिमिटेड इक्विटी शेयर्स होल्डर को डिविडेंड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये उसकी मनमर्जी पे है। यानी जब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा और रिटेन अर्निंग रखने के बाद, मान लो कंपनी रिटेन अर्निंग 1 लाख रुपीज़ उसने फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया, अब कंपनी को, सिल्वर लिमिटेड को लग रहा है कि इसमें से कुछ डिविडेंड हम अपने शेयर्स होल्डर को बांट देते हैं, तब वो बांटेगा, या नहीं तो ये पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग रख लेगा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है या नहीं। तो क्वेश्चंस में ये सिल्वर लिमिटेड ने ये कंडीशन लगा दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे कि हम आपको भी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी तभी डिविडेंड देंगे जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। इसका मतलब ये सिल्वर लिमिटेड बॉन्ड नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। पहली बात तो ये इरिडीमेबल है, यानी कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने के लिए बॉन्ड नहीं है। दूसरी बात, वो डिविडेंड देने के लिए भी बॉन्ड नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इक्विटी शेयर के रूप में ये इशू कर रहा है? हालांकि ये नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन इससे ट्रीट कर रहा है कंपनी इक्विटी की तरह, ये 2 कंडीशंस लगा करके। कहीं ना कहीं इसका नेचर इक्विटी की तरह हो गया। तो इसीलिए ये इंड एस 32 हमें यही बोलता है कि हम ऐसे सिचुएशन में जब हमें लगता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है,
तो उस केस में कंपनी के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, तो उस केस में हम इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी की जगह इक्विटी ही ट्रीट करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इक्विटी के केस में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के केस में क्या होता है, यदि आप किसी कंपनी में, मान लो मैं इक्विटी शेयर सिल्वर लिमिटेड के इक्विटी शेयर में पैसा लगाता हूँ, तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं वापस मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं मिलेगा। मान लो आज मैंने 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था, उसे 90 रुपीज़ प्रीमियम दे करके 100 रुपये में उसे खरीदा, तो कल हो सकता है उसका प्राइस नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे या शेयर मार्केट्स में जो उसका प्राइस होगा उस पर। लेकिन वो पैसा यदि हम सेल करेंगे तो हमें कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन हम कंपनी हमारे लिए बॉन्ड नहीं है, लायबल नहीं है कि वो हमें 100 रुपीज़ ही वापस करे आज से 5 साल बाद, जो 2 साल बाद, या जब भी हम चाहे तब। और ना ही वो हमें इक्विटी पे डिविडेंड देने के लिए ऑब्लिग्ड है, वो बॉन्ड नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर तो ऑनर्स होता है कंपनी का। यदि वो कंपनी का जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसका हकदार भी वही होगा, और कम भी लॉस होगा तो उसका भी लायबिलिटी उसी पे इक्विटी शेयर होल्डर पे भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये भी इक्विटी की तरह हम ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ना ही सिल्वर लिमिटेड इसका प्रिंसिपल देने के लिए बॉन्ड है, यानी कि इसे रिडीम करने के लिए लायबल है, ना ही इस पर डिविडेंड देने के लिए बॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं ये इक्विटी शेयर्स का जो कैरेक्टर है उसको ये मैच करता है। इसीलिए इंड एएस ये स्पेशली बोलता है कि आप इसे भी फाइनेंशियल लायबिलिटी ना दिखा करके आप इसे इक्विटी में दिखाओ, एज अ इक्विटी दिखाओ। तो अब हम देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पहला होता है फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरा होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी, तीसरा होता है इक्विटी। तो इक्विटी, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी होने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। पहला कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर या पे कैश और another financial assets to another entity। दूसरा कंडीशंस इसमें एक है डेरिवेटिव्स। जब सेटल्ड इन ओन इक्विटी शेयर, जब एंटिटी लायबिलिटी को अपने इक्विटी शेयर्स में सेटल करता है, इसमें दो कंडीशन आ जाता है। पहला तो एक होता है डेरिवेटिव्स, दूसरा आ जाता है नॉन डेरिवेटिव्स। इसमें क्या हो जाता है, जब हम फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर इशू करते हैं तब। और ये हो जाता है कि फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी फिक्स हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी फिक्स होना चाहिए, और प्लस कंसिडरेशन भी फिक्स होना चाहिए, तो हमें अल्टीमेटली क्या पता चला, फाइनली किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स टू अनदर एंटिटी को। दूसरी बात, यदि वो ऑन इक्विटी शेयर्स में सेटल करता है तो उसके लिए भी दो कंडीशंस है कि यदि वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड कंसिडरेशन दोनों फिक्स होना चाहिए, और यदि नॉन डेरिवेटिव है तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही फिक्स होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चंस में हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश या अनदर फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है। सिल्वर लिमिटेड के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने का। ठीक है।
इसीलिए हम इसे एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना दिखा करके इसे हम क्या दिखाएंगे, एज अ इक्विटी दिखाएंगे। ये इक्विटी हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके पास ये ऑब्लिगेड नहीं है, ये लायबल नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश पे करने के लिए। देखो अब इसका आंसर हम पढ़ते हैं। देखो, इन द एबव केस टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिया हुआ है कि डिविडेंड तभी पेएबल होगा, डिविडेंड पेएबल ओनली व्हेन कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी। यानी ये डिविडेंड कंडीशनल है, जब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिलेगा। यानी कि यदि सिल्वर लिमिटेड चाहे तो इक्विटी शेयर्स को भी नहीं देगा, ये पास ऑन कर सकता है, तो प्रेफरेंस शेयर को भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने से बच सकता है। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, यानी कि इसका रिडम्पशन नहीं होगा कभी भी। एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, इक्विटी का डेफिनेशन हम अब यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जैसे कि हमने बताया था कि पहला कंडीशन कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। जब ओन इक्विटी शेयर में सेटलमेंट करता है, सेटल्ड इन ओन इक्विटी शेयर्स, तो नॉन डेरिवेटिव्स के केस में फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओनली फिक्स नंबर। जैसे कि हमने बताया था नॉन डेरिवेटिव के केस में, नॉन डेरिवेटिव्स के केस में फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होना चाहिए, और डेरिवेटिव्स के केस में फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि फिक्स्ड कंसीडरेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कंसीडरेशन भी फिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी, दोनों भी फिक्स होना चाहिए। इन द एबव केस, अब इसने प्रेफरेंस शेयर्स का पहली बात तो ये कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया, उसके बाद इसने इक्विटी का डेफिनेशंस डिस्कस कर लिया कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और यदि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फिक्स होना चाहिए, और यदि डेरिवेटिव्स है तो उसमें कंसिडरेशन और नंबर ऑफ शेयर्स दोनों फिक्स होना चाहिए। अब इसको, इस कंडीशन को इस क्वेश्चन से, यानी कि सिल्वर लिमिटेड वाले क्वेश्चन से कोरिलेट करके फाइनल कंक्लूजन दे रहा है। इन द एबव इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। सिल्वर लिमिटेड के पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कैश पे करने का, यानी कि फेस वैल्यू जो है नॉट रिडीमेबल है, इस नॉन रिडेबल है, यानी कि रिडीम करने का इसके पास कोई ऑब्लिगेशन है सिल्वर लिमिटेड के पास, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो और दूसरा क्या डिस्कस कर रहा है, डिविडेंड इज पेएबल ओनली, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को तभी पे करेगा जब इक्विटी शेयर को पे करेगा। यानी कि इस तरीके से कंपनी कैन चूज नॉट टू पे अनकंडीशनल राइट अवॉइड पेमेंट ऑफ, यानी कि अवॉइड कर सकता है पेमेंट को, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड करने से मना कर सकता है। हैंस प्रेफरेंस शेयर मीट द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, इसीलिए ये जो प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी है।